हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम हिंदी शिक्षण में जो हमारा रचना शिक्षण का टॉपिक चल रहा था, उस रचना शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में जो रचना शिक्षण है किन किन विधियों के माध्यम से करवाया जाता है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या है? रचना शिक्षण की प्रमुख विधियां। ठीक है, फिर रचना शिक्षण विद्यार्थियों को करवाया जाता है और उसके माध्यम से बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन करवा पाया जाता है। ठीक है, तो वो रचना शिक्षण किन किन विधियों के माध्यम से करवाया जाता है? रचना शिक्षण की काफी विधियां, 8-9 विधियां हैं। तो उनमें से सबसे पहली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है उसके बारे में आप सभी जानते हो कि कुछ इसमें प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं और पाठ का विकास किया जाता है। लेकिन रचना शिक्षण में हम किस प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे? ये जो विधि है, इसमें अध्यापक जो है किसी निर्धारित विषय पर छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से निबंध का या रचना का विकास किया जाता है। इस विधि में पहले छात्र क्या करते हैं? मौखिक रूप में आंसर देते हैं। मौखिक रूप से प्रश्न पूछा जाता है, छात्रों से मौखिक रूप से पूछा जाता है और बाद में अध्यापक जो है उनको निबंध या निबंध लिखने के लिए कह देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि जैसे दीपावली का निबंध लिखने के लिए बच्चों को कहेंगे, तो सबसे पहले अध्यापक क्या करेगा? उन बच्चों को उनसे कुछ प्रश्न पूछेगा। जैसे भारतवर्ष के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, तो छात्र बता देंगे कि दीपावली, होली, जो भी है। फिर उसमें पूछेंगे, नेक्स्ट पूछ ले कि घर को दीपक से कब सजाया जाता है, तो बच्चे कहेंगे दीपावली पर। फिर आए कि दीपावली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, कार्तिक मास में। या फिर आगे आएगा कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो इसमें बच्चे बताएंगे श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के घर आते हैं। तो इस प्रकार से अध्यापक प्रश्न पूछकर पाठ का विकास करेगा और छात्र उसका उत्तर देंगे। बाद में अध्यापक जो है वो छात्रों को कह देगा कि दीपावली पर निबंध लिखकर दिखाओ। ये है रचना शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि क्या होती है? इसमें भी बच्चे को एक प्रकार से बच्चे की कल्पना शक्ति को जागृत करके उस बच्चों को से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ उस निबंध के रूप में कुछ ना कुछ उद्बोधित होता रहे, बताता रहे, जागृत होता रहे। ठीक है, इस विधि में अध्यापक जो है वो उसी प्रकार से निर्धारित विषय पर छात्रों से प्रश्न पूछेगा, बच्चों की कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए प्रश्न पूछेगा। और देखा जाता है तो ये विधि जो है ये प्रश्नोत्तर विधि का ही एक रूप है। ऊपर वाली विधि जो है उसी विधि का एक रूप है। इस विधि में भी छात्रों को विषय पर चिंतन करने तथा उस पर स्वयं कुछ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, छात्र जो है वो वर्णनात्मक निबंध लिखने के योग्य हो जाते हैं, तभी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों को कहते हैं कि ऋतु वर्णन बताओ अपने शब्दों में, ऐतिहासिक वर्णन करो या किसी का जीवन परिचय दो। इस तरह पर के निबंध जो है उद्बोधन विधि के अंतर्गत लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुकरण विधि। वैसे ये पिछली बार मैंने आप सबको बताया था अनुकरण विधि क्या होती है। ये भी जो हिंदी शिक्षण में होती है अनुकरण विधि। अनु का मतलब पीछे, करण में क्रिया करना। तो इस विधि में भी अध्यापक जो है वो छात्रों के समक्ष एक निबंध का आदर्श प्रस्तुत करेगा और उस निबंध की भाषा शैली उच्च कोटि की होनी चाहिए। इसके बाद छात्रों को जब अध्यापक उसका मौखिक रूप से उसको वाचन करके बताएगा तो उसके बाद छात्र भी उसी ढंग से निबंध लिखने, छात्रों को भी उसी ढंग से निबंध लिखने के लिए कहता है। ठीक है, तो छात्र जो है उस निबंध की जो भाषा शैली है उसी भाषा शैली में उस निबंध को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
और इसमें ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से अध्यापक ने निबंध को प्रस्तुत किया था, अब ये निबंध पे ही होता है क्योंकि रचना शिक्षण क्या होता है, निबंध ही होता है, उपन्यास निबंध ये तो उसमें जिस प्रकार से अध्यापक ने उसको प्रस्तुत किया था उसी प्रकार से बच्चा भी उसके ऊपर निबंध लिखेगा। जैसे कहते कि भाई रेल दुर्घटना का या इस तरह की कोई घटना घटित हुई, हाथी है, उसके ऊपर अपना एक गाय पर अपना निबंध लिखो। तो उस प्रकार पहले अध्यापक उनको रिपीट करके दिखाता है और उसके बाद विद्यार्थी उसी तरीके से, उसी भाषा शैली में, उसी उच्च कोटि की शैली में विद्यार्थी भी उसको लिख कर दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवचन विधि। प्रवचन विधि भी आप सभी जानते हो कि प्रवचन सुनाकर बच्चों को जो मौखिक रूप में प्रवचन दिए जाते हैं, इसमें भी प्रवचन विधि में भी अध्यापक जो है किसी विषय पर मौखिक रूप में बोलता है और कक्षा के जो समस्त छात्र है उसको आराम से सुनते हैं पहले तो, और जब वो विषय समाप्त हो जाता है तो छात्रों को लिखने के लिए कहा जाता है कि इस विधि के ऊपर, जैसे मैंने आपको ये सुनाया है, इसको अपने शब्दों में लिखो। और छात्र अपने अध्यापक द्वारा जो दिए गए थे, प्रवचन दिए गए थे, उसी भाषा शैली में अपने स्मरण, अपनी याददाश्त के आधार पर लिखते हैं। और इस विधि में कुछ दोष भी आता है कि इस विधि के का दोष ये है कि इसके द्वारा छात्रों की जो कल्पना शक्ति या तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है। अनुकरण विधि में, इसमें उद्बोधन में तो कल्पना शक्ति का विकास होता है, लेकिन जब ऐसे इसको एज इट ही उतारना पड़ता है तो बच्चों की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति जो है विकसित नहीं हो पाती है। यहाँ ये जो प्रवचन विधि है, ये क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटी कक्षाओं के बच्चे तो बोर हो जाते हैं प्रवचन में, और ये वैसे ये विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए होती है। ठीक है, इसमें बच्चा अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहा है ना। नेक्स्ट है प्रबोधन विधि। दोनों में अंतर है, एक तो प्रवचन और एक प्रबोधन विधि। प्रबोधन विधि, प्रबोधन विधि क्या होती है, इस विधि में भी अध्यापक जो है जो भी विषय निर्धारित होता है उसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो संक्षिप्त रूप में देता है, शॉर्ट रूप में देता है, संक्षिप्त रूप में देता है, और उसके बाद उस विषय से संबंधित जो पुस्तकें हैं या पत्र पत्रिकाएं हैं आदि के नाम भी छात्र को बता देता है। ठीक है, तो छात्र क्या करेगा, फिर छात्र उन पुस्तकों या पत्र पत्रिकाओं की सहायता से निबंध लिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चा जो है, छात्र जो है, किसी जटिल या अज्ञात विषय पर भी निबंध लिख सकता है। ये प्रणाली, ये जो प्रबोधन विधि है, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है अगर बच्चा इस पर निबंध लिख पाए तो। ठीक है, सिर्फ प्रबोधन देता है बच्चा, एक बार अध्यापक उसको क्या करता है, उसकी संपूर्ण जानकारी देता है और फिर उससे संबंधित पत्र पत्रिका या पुस्तक बता देता है, और विद्यार्थी क्या करता है, स्वयं उसमें से खोज कर लिखता है। ठीक, नेक्स्ट है रूपरेखा। रूपरेखा विधि। रूपरेखा विधि क्या होती है, अपने आप ही अपने शब्दों में प्रकट हो रही है। रूपरेखा क्या, एक प्रकार की रूपरेखा अध्यापक देता है, गाइडलाइन यहाँ पर दे रहा है, और छात्र उस रूपरेखा को मिलाते हुए क्या कर रहा है, निबंध दे रहा है। इस विधि में सर्वप्रथम छात्र की कल्पना शक्ति को विकसित किया जाता है। रूपरेखा विधि जो है, अगर पूछा जाए कि कौन सी विधि बालक की कल्पना शक्ति को विकसित करती है, तो कौन सी करती है, एक तो उद्बोधन विधि करती है और एक रूपरेखा विधि करती है। जो रूपरेखा विधि है, इसमें छात्र की कल्पना शक्ति विकसित होती है और उसके माध्यम से उस बच्चे से प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्नों के माध्यम से निर्धारित विषय का विकास यहाँ पर होता है, जैसे प्रश्नोत्तर विधि में हुआ था। इसी प्रकार से अध्यापक जो होता है कुछ सूत्र लिख देता है। रूपरेखा विधि का मतलब क्या है कि अध्यापक श्यामपट्ट के ऊपर या फिर जैसे फिलअप्स छोड़कर अपनी उनकी नोटबुक में, तो यहाँ पर अध्यापक जो है कुछ सूत्र श्यामपट्ट के ऊपर लिख देता है, ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है, और फिर उन छात्रों को उन सूत्रों की सहायता से निबंध लिखने की प्रेरणा दी जाती है। कहा जाता है कि इसके ऊपर आप निबंध लिखो। इस विधि के अंतर्गत ये जो रूपरेखा विधि है, इसमें आपकी उद्बोधन विधि, आपकी प्रश्नोत्तर विधि और प्रबोधन विधि, ठीक है, ये तीनों ही विधियों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो विधि रूपरेखा विधि है, ये किसी भी स्तर पर, यानी कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं पर या उच्च कक्षाओं पर, किसी भी प्रकार की कक्षाओं के ऊपर इसका, तीनों ही प्रकार की जो कक्षाएं हैं उसके ऊपर इसका प्रयोग किया जा सकता है रूपरेखा विधि का।
नेक्स्ट जो है वो है निर्देशन विधि। निर्देशन यानी कि यहाँ पर अध्यापक जो है वो निर्देश दे रहा है, निर्देशन विधि। तो निर्देशन विधि में क्या है, इसमें भी अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को निर्देश दे रहा है, यानी कि अध्यापक निर्देशन का कार्य कर रहा है और छात्र जो है उस निर्धारित विषय से संबंधित जो ग्रंथ है या पत्र पत्रिकाएं हैं उनके नाम ढूंढ ढूंढ के उनके अंदर वो विषय खोज रहा है, वो टॉपिक खोज रहा है। छात्र उन जो है उनका अध्ययन करता है और फिर उस पर ही निबंध लिखता है। निर्देश कौन दे रहा है, अध्यापक दे रहा है। ठीक है, इस विधि का लाभ यह है कि जो लेखक होता है वो रचनाओं को पढ़ता है और छात्र जो है इसमें लेखन शैली का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो रचनाओं को पढ़ता है फिर लिखता है। उसके बाद निर्देशन में क्या करता है, अध्यापक के निर्देश अनुसार वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को और पुस्तकों को पढ़ता है और फिर लिखता है। इससे क्या होता है कि पढ़ने के बाद बच्चा लिख रहा है तो उसकी लेखन शैली जो है वो उसकी मतलब कि सशक्त तो होती है कि भाई पढ़ने के बाद उसने लिखा तो वो उसमें क्या कर रहा है, एक प्रकार से लेखन शैली का उसकी प्रतिभा जो है वो बाहर आ रही है। ये जो निर्देशन विधि है उच्च कक्षाओं के लिए होती है, छोटे बच्चों की कक्षा में इसका प्रयोग नहीं किया, सिर्फ उच्च कक्षाओं में होती है। और ये जो है ये तीनों स्टैंडर्ड में होती है। नेक्स्ट है विचार विमर्श विधि। ये मैंने पिछली बार आपको करवाई थी, विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि वहां पर तो हम क्या करते थे, बच्चों का एक समूह बना लिया जाता था, बच्चे आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके और अध्यापक के निर्देशन में कार्य करते थे। और यहाँ पर विचार विमर्श विधि का मतलब ये है कि इस विधि को हम तर्क विधि भी कहते हैं। विचार विमर्श विधि को क्या कहते हैं, तर्क विधि भी कहते हैं। और एक विधि जो आपकी प्रश्नोत्तर विधि आई थी इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। आपको याद होगा पिछली बार मैंने कहा था कि सुकरात कहते हैं कि या तो आप मुझसे क्वेश्चन करो या मैं आपसे कुछ पूछता हूं। तो ये प्रश्नोत्तर विधि जो है ये सुकराती विधि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, और इसी के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करने की बच्चे से क्वेश्चन करने चाहिए, बच्चा जो कुछ पूछता है उसका आंसर देना चाहिए। इस तरह से जो प्रश्नोत्तर विधि है उसका प्रतिपादन सुकरात ने किया था और प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है और विचार विमर्श विधि को तर्क विधि भी कहा जाता है। ठीक है, और जो तर्क विधि है तो विचार विमर्श विधि है या तर्क विधि है तो इसमें हम सब कह सकते हैं कि इसका जो विषय होगा वो किस प्रकार का होगा। इसमें या तो कोई राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक इस तरह के विषय होंगे। इसका शीर्षक जो है वो राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक विषयों से संबंधित होगा उस निबंध को लिखने, जिसमें तर्क वितर्क की बातें हो, जिसमें विचार विमर्श की चिंतन मनन की बातें हो। और इस विचार विमर्श विधि का प्रयोग भी उच्च कक्षाओं के लिए किया जाता है। कौन सी कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए। इसका भी उच्च कक्षाओं का और इसका भी उच्च कक्षाओं के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले दिन विद्यार्थियों को कोई एक विषय दे दिया जाता है, चाहे उस राजनीति से संबंधित हो या धार्मिक से या सामाजिक से संबंधित। छात्रों को एक दिन पहले कोई विषय दे दिया जाता है और उसके पक्ष विपक्ष में सामग्री तैयार करने के लिए कह दिया जाता है कि भाई ये जैसे अपनी डिबेट्स वगैरह नहीं होती है उसी तरह से, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, उसके ऊपर निबंध तैयार करेगा, उसके ऊपर विचार विमर्श या तर्क विधि के माध्यम से अपना टॉपिक तैयार करेगा। दूसरे दिन छात्रों को समूह में विभक्त कर दिया जाता है। विचार विमर्श विधि में 2 समूह बना दो या कितने बना दो, 2 समूह में विभक्त कर दिया जाता है। एक दल को तो पक्ष में प्रेजेंट करने के लिए कह दिया जाता है और दूसरे पक्ष को विपक्ष में। एक तो क्या करेगा, पक्ष में, और दूसरा दल क्या करेगा, विपक्ष में बोलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विचार विमर्श विधि के माध्यम से किसी भी राजनीतिक या सामाजिक या धार्मिक टॉपिक को लिया जाता है और उसके ऊपर बच्चों को डिबेट्स करने के लिए कहा जाता है। और जब बच्चों का वाद विवाद समाप्त हो जाता है तो अध्यापक भी है ना, अध्यापक अपना निर्णय सुना देता है और उसके बाद छात्रों को उसके ऊपर निबंध लिखने के भी कह सकता है। ठीक है, वो रचना शिक्षण हो जाता है फिर।